चलिए, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना। दो लाइन के बीच का एंगल को कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, जो कि निकल के आया था टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, करेक्ट। अब इसी पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा कंडीशन ऑफ लाइन बीइंग पैरेलल। ठीक है, कंडीशन ऑफ लाइन बीइंग पैरेलल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप कितना आना चाहिए? m ही आना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात, लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूला से प्रूव करेंगे, करेक्ट ना। जैसे कि दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा बता सकते हैं? 0 डिग्री आएगा, 0 आएगा ना। तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा। और जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? टेन थीटा। हम लोग कल पढ़े थे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कल हमने इसका प्रूफ कर लिया था पिछले क्लास में। तो अभी देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि टेन 0 होता है। तो राइट हैंड साइड को भी 0 होना होगा। तो बता सकते हैं राइट हैंड साइड 0 कब होगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। जब 0 डिग्री होगी तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस समय अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हुआ तो राइट हैंड साइड भी 0 होना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में एक न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है। अगर न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगा? m1 माइनस, अगर टेन थीटा की 0 हुई तो 10 बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हो जाएगा ना, ऐसा करके। और यहां से कितना वैल्यू निकल के आएगी? m1 इज इक्वल टू m2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कंडीशन ऑफ लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर। कंडीशन ऑफ लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन अराइजेज होंगे, है ना। इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बताइए, अगर टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है कब? जब एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि बताइए जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। एक लाइन मान लेते हैं, एक ऐसा है और एक लाइन ऐसा हो गया। ये आपका L1 हो गया जिसका स्लोप m1 है, और एक लाइन L2 हो गया जिसका स्लोप आपके पास m2 है। और ये दोनों कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो tan 90 की वैल्यू कितनी आएगी? नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन जब थीटा आपका 90 के तरफ अप्रोच कर रहा होगा, कितने की तरफ अप्रोच कर रहा होगा? π/2 के तरफ अप्रोच कर रहा होगा, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर देखें तो ये जो टेन थीटा है, करेक्ट है, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। वो कब अप्रोच करेगा? जब 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या हो जाए? 0 की तरफ अप्रोच करे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना। आप बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, जो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है?
इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, तब थीटा की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रही है, π/2 की तरफ अप्रोच कर रही है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अगर मैं लिमिट लगा दूं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आए। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जब मैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो मैं इसको लगभग लगभग क्या मान रहा हूं, ये जीरो के बराबर है ना। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये बात समझ में आ रहा, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग लगभग जीरो के बराबर कंसीडर किया गया है। और हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 है, ये याद रहेगा है ना। ये रिलेशन हम लोग प्रूफ करने से पहले भी यूज कर चुके हैं, याद कीजिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे और एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। m1 इंटू m2 कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, आगे है, आगे लिखिए, कंडीशन ऑफ लाइंस आर कंप्लीमेंट्री। हेडिंग डालिए, लिखिए कंडीशन ऑफ लाइंस आर कंप्लीमेंट्री। लाइंस आर कंप्लीमेंट्री, लाइंस क्या हो जाए, कंप्लीमेंट्री हो जाए, है ना। कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, दोनों इंक्लिनेशन का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो उस समय जो कंडीशन निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, क्योंकि θ1 प्लस θ2 कितना बनेगा, कितना बनेगा, π/2 बनेगा, करेक्ट ना। θ1 प्लस θ2 कितना बनेगा, π/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो मैं यहां पर अगर 10 लगा दूं तो क्या बनेगा, 10 θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 10 π/2, जो किधर की तरफ अप्रोच करेगा, फिर से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, 10 θ1 प्लस 10 θ2 अपॉन 1 माइनस 10 θ1 इंटू 10 θ2 अप्रोचेस टू इंफिनिटी। या मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं, है ना, तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस, और रिप्लेस भी करता हूं, 10 θ को किससे रिप्लेस कर देता हूं, m1 से, और 10 θ2 को m2 से, और यहां से कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कितनी होगी वैल्यू, 0, तो 0। और मैं इसको उठा के उस साइड फेंक देता हूं m1 प्लस m2 को, जो 0 से मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा। और रिजल्ट क्या निकल के आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। तो जब दो लाइन के इंक्लिनेशन का सम 90 डिग्री हो या कंप्लीमेंट्री हो, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, जैसे कि तुमसे पूछा गया, एक लाइन देके रखी है ना, एक लाइन देके रखा हुआ है, और आपको बोला जाएगा कि इसी लाइन के पैरेलल आप कोई लाइन की इक्वेशन दीजिए, है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो, तो करो पंखा आके बंद। लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू नाम लिख लेते हैं L1 A1x, या ax भी लिखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। आपको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल
इस लाइन के पैरेलल आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है और आपको उनका इक्वेशन बताना है, करेक्ट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कि आपका मान लेते हैं कि ये लाइन क्या आपका L1 है, क्या ये आपका लाइन L1 है ना। और इसके पैरेलल हमने कोई और लाइन खींच लिया, ये लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है ना, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं ना इसके पैरेलल, है ना। अगर आपका इनका इक्वेशन लिखना, मान लीजिए कि इसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको इनका इक्वेशन लिखना है तो आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, वो इस तरीके से होगा ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे कोई अदर कांस्टेंट डाल दीजिए, बाकी सारा चीज सेम होगा। x का जो कोफिशिएंट है वही रहेगा, y का जो कोफिशिएंट है वही रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे कि मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो कि इसी के पैरेलल है ना, तो इसका इक्वेशन आप लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, मान लिया गया कि बोला जाए कि एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है किसी एक खास पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए बोल दिया कि x1 y1 से पास कर रहा है, करेक्ट ना। तो हम लोग x के जगह x1 रखेंगे और y के जगह y1 रखेंगे और वहां से लेमडा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से इसमें पुट कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। यहां तक किसी को दिक्कत बोलिए, नहीं ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 a1x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैसे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, बस सिमिलरली उसी तरीके से दिया जाएगा, बस आपको क्या करना है, कांस्टेंट को चेंज कर देना है। तो लिखिएगा देखो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे देखो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, अगर इस लाइन का स्लोप देखा जाए तो स्लोप कितना आएगा m1, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लोप कैसे निकलता है पहले ही बताया जा चुका है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, आसानी से निकल के आ जाएगा। तो बताइए इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आएगा, माइनस a अपॉन b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये लाइन है और इस लाइन का स्लोप m2 है ना। तो रूल के अनुसार क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, इक्वल होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर स्लोप इक्वल होगा तो फिर से इन दोनों का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस लगा करके निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस a अपॉन b, है ना। अदरवाइज चेंज हो जाएगा। और इसको सेम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x और y का जो कोफिशिएंट जो अर्लियर में था वही फाइनल के रखना पड़ेगा जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसलिए इसका स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस a अपॉन b, दोनों इक्वल है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। आगे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट है ना। तो आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो, तो कितनी सारी लाइन खींची जा सकती है, बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है ना। तो ठीक है, पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है, दिस वन है ना। आपको डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखना है। अगर मैं बोलूं कि इनका स्लोप अगर m1 है
तो कितना निकल के आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा तुम लोग बता सकते हो अगर इसका स्लोप m2 है तो कितना आना चाहिए, क्या रूल लगना चाहिए, m1 और m2 के बीच का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस रूल से हम लोग किसका स्लोप निकाल सकते हैं, m2 का स्लोप निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा, b अपॉन ए आएगा, है ना। इसी वजह से जो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर आप लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट है x का वो किस में लग जाएगा, y में लग जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो x में लग जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, माइनस भी लगाना है। आप माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कांस्टेंट को भी आपको चेंज करके एक नया कांस्टेंट लिखना है ना, जो एब्सोल्यूट टर्म है ना c, उसको चेंज कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्या होगी, आदर्श आर्यन बता सकते हैं क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए वाई। कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, यहां भी लगा दीजिए तो यहां प्लस रखेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस जैसे लेमडा रखेंगे ना वो एडजस्ट कर लेगा माइनस को, है ना। आप कहीं भी माइनस लगाइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन का एक बार स्लोप निकाल के देखो तो बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए, माइनस बी अपॉन माइनस ए, बी अपॉन ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गया ना। अब यही लाइन अगर किसी खास पॉइंट से पास, किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा होता x1 y1 से, तो क्या हम लोग लेमडा की वैल्यू नहीं निकाल लेते, और लेमडा की वैल्यू निकल के आ गई, लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यूनिक लाइन की इक्वेशन होती है वो निकल के आ जाएगी। अभी तो ये वेरिएबल लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन है। फैमिली ऑफ लाइन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये लाइन की संख्या बहुत ज्यादा है। जब तक मैं लेमडा को फिक्स नहीं करूंगा तब तक इस लाइन के परपेंडिकुलर हजारों करोड़ों लाइन की इक्वेशन ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर इस लाइन को किसी खास पॉइंट से पास करवा दे तो लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता। मान लेते हैं कि इस लाइन को अगर हमने पॉइंट P मान लेते हैं जो कि x1, y1 है, उससे पास करवा देंगे तो लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर उस यूनिक लाइन की इक्वेशन बताई जा सकती है। बोलिए कर लेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमको फ्रीक्वेंटली लिखना होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के पैरेलल, एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन, है ना, वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 3 एंड पासिंग थ्रू 2,7। चलिए क्या है, एक कार्डियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और एक लाइन जो आपका y इक्वल टू 3, करेक्ट ना। y इक्वल टू 3 कैसे आएगा, किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। इस लाइन का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 3, है ना। तो बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। पहले पैरेलल के लिए देख लेते हैं, y इक्वल टू 3 के पैरेलल है ना, और किससे पास कर रहा है, पॉइंट 2,7। x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना 7, है ना। तो कैसा होगा लाइन, कुछ ऐसा होगा, है ना। मान लेते हैं यहां पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा 2,7, इसे पास कर और इस लाइन की इक्वेशन देनी है ना। तो क्या निकल के आएगा, पैरेलल लाइन का इक्वेशन देखना है तो बस क्या चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज होगा।
तो क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 7, है ना, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको अगर देखूं, अगर तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है तो ये बहुत ही आसान है। अगर तुम उससे कंपेयर करना चाहते हो तो मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं कैसे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई लेमडा, यही लिखना चाहते हैं ना, क्योंकि पैरेलल है तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 2 रख लो, 0 इंटू 2 0 ही आएगा, और y की जगह 7 रखो, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। और अगर इस तरह से देखो, ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, है ना। और मान लो ये तुम्हारे क्या है, एक ये तुम्हारा x एक्सिस है, करेक्ट ना, और ये तुम्हारा y एक्सिस है। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन देनी है ना, तो किस तरीके से दिया जाएगा, y इज इक्वल टू के क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, है ना। जैसे कि y इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि इनमें जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हमेशा कांस्टेंट रहा होगा, हर एक जगह पे 3 3 दिखेगा कोऑर्डिनेट। अब से सब बस चेंज हो रहा है, और इस वाले में भी कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहा होगा, 7 रहा होगा, जबकि अब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो जिसमें ऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 7 ही रहेगा, इसलिए इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, 7, क्योंकि ऑर्डिनेट हमेशा कितना रह रहा है, 7 रह रहा है ना। अभी हमको क्या करना, अभी एक लाइन का इक्वेशन और देना जो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और किससे पास कर रहा है, 2,7 से पास कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसको कैसे दिया जाएगा, ये वाली ना, तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसको किस तरीके से दिया जाता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, और यहां पे k की वैल्यू कितनी होगी, जो x कोऑर्डिनेट, अगर इस लाइन पे देखो तो x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना बना हुआ है, x कोऑर्डिनेट हमेशा आपका 2 ही बना हुआ है, इसलिए इक्वेशन क्या आएगा यहां से, x इक्वल टू 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो, चलो ठीक है लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए आप लोग से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू x इक्वल टू 1 एंड पासिंग थ्रू -9, पॉइंट देकर रखा -9, -3। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिया गया है ना। तो x इक्वल टू 1 है ना, लाइन है, तो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा ना। ये x इक्वल टू 1 है, करेक्ट ना। आपको एक लाइन की इक्वेशन देनी है जो कि वो लाइन x इक्वल टू 1 के पैरेलल हो और किससे पास कर रहा हो, -9, -3। तो -9, 3 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि -9, 3 किधर में कोई पॉइंट होगा, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा ना, देखा जाए तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, बहुत आसान है, कितनी दूरी बना रही है, या डायरेक्ट जो इसका अब्सिसा लिखा इस पॉइंट का है ना, बस उतना ही लिखना होता है, x इक्वल टू -9, करेक्ट ना। और एक लाइन जो परपेंडिकुलर है दिस लाइन का, x इक्वल टू 1 का, और किससे पास कर रहा है, -9, 3 से, उसका इक्वेशन लिखना है ना। तो उसका भी इक्वेशन आसान से लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे,
y इज इक्वल टू -3, जो कि ऑर्डिनेट के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y इज इक्वल टू 7 एंड पासिंग थ्रू 2, -3। एक बार पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करेंगे। आप स्लोप निकाल सकते हैं गिवन लाइन से। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन की इक्वेशन है 2x plus 3y इज इक्वल टू 7। तो आप स्लोप जो है, मान लेते हैं कि स्लोप आपका m है इस लाइन का, वो निकाल सकते हैं। कितना आएगा? -2/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है ना, एक लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, मान लेते हैं ये, अगर मैं फिगर से समझाने की कोशिश करूं तो एक लाइन आपका ये है और इसी के पैरेलल एक लाइन और है जिसकी इक्वेशन देनी है ना। तो अगर मान लेते हैं इसका स्लोप m है और एक लाइन जो कि इन्हीं के पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसका भी स्लोप कितना आएगा? -2/3 आएगा ना। अच्छा, और ये लाइन किससे पास कर रहा है? 2, -3 से पास कर रहा है। तो आप उस लाइन का इक्वेशन नहीं बता सकते हैं जिनका स्लोप भी पता है और वो एक पॉइंट भी पता है जहां से वो पास कर रहा है। तो कौन सा मेथड लगेगा यहां पे? हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े थे ना, वो लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या था? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो यहां से निकल के आएगा y - y1, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। और क्या आएगा? x - x1। करेक्ट ना? सॉल्व कर लें तो कितना आएगा? 3 को इस साइड भेज देते हैं, तो 3y प्लस 9 माइनस 2x प्लस 4। करेक्ट ना? तो वैल्यू आएगी 3y प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मेथड 2 भी यूज कर सकते थे। कैसे? मेथड 2 भी यूज कर सकते हैं ना। मेथड 2 में क्या है, हम लोग अभी पढ़े थे, अगर किसी भी लाइन के पैरेलल आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप जैसा है वैसा ही लिखिए, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट। तो कितना आएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा आप जिधर रखना चाहे उधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ही है ना। और लेमडा की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? ये लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है ना। इस लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेमडा। आप इस पॉइंट को इसमें रख देंगे, है ना। पॉइंट 2, -3 सेट इज फाइंड एवब इक्वेशन। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। 2 रखिए, 4 और -3 रखिए, तो कितना आएगा? -5 निकल के आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो ये समझने के लिए बेहतर है और ये जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए बेहतर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि इस लाइन का क्या हो? परपेंडिकुलर हो और कहां से पास कर रहा हो? 2, -3। तो चलो हम लोग एक लाइन इस तरीके से बना लेते हैं, रफ फिगर, ठीक है ना। तो बताओ, अगर इसका स्लोप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है ना। सॉरी, इस लाइन के लिए जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, उसके लिए स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू -2/3 है। तो बताओ, अगर इसके परपेंडिकुलर जो स्लोप है, मैं उसको m डैश बोल देता हूं, तो m डैश की स्लोप कितनी आएगी? m डैश की वैल्यू कितनी आएगी?
3/2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अब बताओ, क्या इस लाइन के लिए तुमको स्लोप की वैल्यू नहीं पता है? क्या ये लाइन के लिए तुमको एक पॉइंट नहीं पता है? तो हो गया, लिख सकते हैं ना। तो क्या आएगा, y इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जो कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, क्या आएगा, y माइनस y1। तो यहां से आएगा y माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, y प्लस 3, स्लोप की वैल्यू 3/2 x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2y प्लस 6 3x माइनस 6, तो वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग मेथड 2 भी लगा सकते हैं। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। तो कोफिशिएंट को चेंज कर लेंगे तो क्या बनेगा, 3x माइनस 2y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या लिख देंगे, लेमडा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है ना। तो ये लेमडा की वैल्यू कैसे निकल के आएगा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू लेमडा, इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 2 माइनस 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह हम लोग 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू माइनस 3, लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी, नहीं आएगी। और यहां से लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12, यहां रख दे। तो रखने के बाद आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, जो कि बिल्कुल सिमिलरली इसी के जैसा है ना। इसको एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस निकाल को साइड फेंक देंगे तो 2y माइनस 3x, इधर माइनस 12 आएगा, इसको